हेलो फ्रेंड्स, हम अध्यापक लेवल प्रथम के लिए विद्यालय विषय जो है उनके कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज हम जो आपका विद्यालय विषय है साइंस, उसके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। ये एनसीईआरटी वाली जो बुक्स होती हैं उनमें 7th क्लास और 10th क्लास में दिया गया है। जब मैंने पिछली बार इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था तब 7th क्लास वाली बुक से आपको जितने भी इसके फैक्ट थे वो सारे करवा दिए थे, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए इस बार हम 10th की बुक में जो ये चैप्टर दिया गया है उसको भी हम देखेंगे। अगर आप 7th क्लास में एनसीईआरटी के संबंधित जो फैक्ट थे इस टॉपिक से संबंधित वो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड साइंस लेवल फर्स्ट, जिसमें लगभग 40 वीडियोस है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये जो 7th क्लास में इसका जितना भी फैक्ट दिया हुआ है उनको आप पढ़ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास में अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित एक चैप्टर दिया गया है, उसमें जितने भी फैक्ट है उनको हम धीरे धीरे क्लास वाइज पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें आप नोट करते चले। मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊँगी ताकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो वो आपके सामने आ जाए और जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से हल कर सको। ऐसे ही हम तत्व, यौगिक और मिश्रण जो है उसको 9th क्लास में से पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये भी 9th क्लास में दिया गया है। गति वाला चैप्टर ये भी 9th क्लास में दिया गया है। बल तथा गति के नियम ये भी 9th क्लास में दिया गया है। और प्रकाश से संबंधित चैप्टर ये 10th में दिया गया है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य ये 9th का है। जीवों में श्वसन एवं परिवहन ये भी 10th में भी है और थोड़ा बहुत 9th में भी है। और जंतुओं में जनन ये 10th में दे रखा है। तो इन टॉपिक्स को हम जो 9th और 10th की बुक है उसमें से फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको 6 to 8 वाली जो बुक थी उसी में से पढ़ाए थे। तो अब की बार हम 9th और 10th में जो भी इन चैप्टर से संबंधित फैक्ट दे रखे होंगे उनको भी देखेंगे, और जो पिछला 6 to 8 जो था उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से भी बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आप जो पहले वाली प्लेलिस्ट है रीड साइंस लेवल फर्स्ट, लगभग इसके 40 वीडियोज होंगे। आप जब भी जैसे अभी ये टॉपिक पढ़ोगे तो पहले उस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 10th में जो पढ़ेंगे, 10th में जितना भी इसका फैक्ट दिया हुआ होगा उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। 7th क्लास में से मैं पढ़ा चुकी हूँ और 10th क्लास में से अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है 10th क्लास में से, अगर आपके पास 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें आप 2nd चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहली लाइन में लिखा है भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यानी कि जो भी भोजन है हमारा वो खट्टा और कड़वा किसके कारण होता है? अम्ल और क्षारक के कारण होता है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट दे रखा है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यानी अगर आप अम्ल में क्षार मिला दें तो दोनों का प्रभाव, दोनों की जो क्रिया होगी उससे एक उदासीन पदार्थ बनेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और जो उदासीन सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे दे रखा है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं उसमें लिख देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करता है। उसको आप कैसे याद रखेंगे? एक शब्द आप ध्यान में रखेंगे, अनिल। क्या शब्द ध्यान में रखेंगे? अनिल। और अनिल से आपको याद आएगा कि अ से तो अम्ल,
नी से नीला और ल का मतलब लाल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको एक शब्द नाम ध्यान में रखना है, अनिल। इससे आप ध्यान में रख सकेंगे कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक सूचक कौन से हैं और कृत्रिम सूचक कौन से हैं। एक लिटमस जो पेपर आता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक वे होते हैं जो प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, और लिटमस जो है वो एक शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, और लिटमस जो है ये एक पौधे से हमको प्राप्त होता है, अभी हम उसका नाम भी देखेंगे। तो इसीलिए इसको प्राकृतिक सूचक माना गया है। इसी प्रकार से हल्दी भी हमको नेचुरली मिल सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक प्राकृतिक सूचक हो जाएगी। ठीक है, श्वेत कपड़े पे लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। यानी कि अगर सफ़ेद कपड़े पर कोई सब्जी का दाग लग गया है और आप उस पर साबुन लगा रहे हैं तो उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कपड़े को अगर ज़्यादा देर तक जल से धोएंगे तो वह पीले रंग का हो जाता है। तो ये सब किसके प्रभाव के कारण होते हैं, अम्ल और क्षारकों के प्रभाव के कारण ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर साबुन जो है वो क्षारकीय प्रकृति का है। ठीक है, उसके बाद में है अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए कुछ संश्लेषित सूचक भी काम में लिए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक में आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं, लिटमस, हल्दी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक वे होते हैं जो मानवों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों क्या होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं एक फैक्ट दे रहा है लिटमस के बारे में कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे कलर का होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, और ये थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पादप जो है उससे ये निकाला जाता है। ठीक है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है तब ये बैंगनी रंग का होता है, और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम और कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, ये किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक और कभी कभी इनको सूचक भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पौधों के नाम हैं। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, ये सब लगभग पौधे ही होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक सूचक के अंदर माने जा सकते हैं। और कृत्रिम आपको ध्यान में रखने हैं मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ हमको दे रखे हैं कुछ अम्लों के उदाहरण और कुछ क्षारकों के उदाहरण। पहला आपको दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है HCl, तो ये क्या है, अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, यहाँ तक जो है अम्ल तक ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल, ये चारों अम्लों के उदाहरण हैं। जबकि यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारकों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं है। ठीक है, और 3 आपको क्षारकों की उदाहरण दे देंगे और एक कोई अम्ल का लिख दिया जाएगा। तो आपको पहचान लेना है कि कौन सा जो है, तो आपको पहचान लेना है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। ठीक है, उसके बाद में एक और होते हैं सूचक जिनको हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। उनके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। और गंधीय सूचक कुछ ऐसे होते हैं
जो रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमको ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अलग अलग हो जाती हैं और इसे ही हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी गंध से पता लगाया जाता है, ऐसे सूचक गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, वेनिला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचकों में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है अम्ल और क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है। और पिछली बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो ज्वलन के द्वारा हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसकी जांच यहाँ पे की गई है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जब दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, जिसका फॉर्मूला अगर लिख देते हैं तो होगा H2 गैस। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गैस है वो किस आवाज़ की साथ जलती है। तो ये फट फट की आवाज़ जो है उसके साथ में ये जलती है। जब जलाते हैं तो ये फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, जिसको हम इंग्लिश में पॉप साउंड भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसको किसके साथ मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक फैक्ट दिया गया है कि धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं और एक यौगिक बनाता है जैसे लवण कहते हैं। यानी अम्ल के साथ जब भी धातु क्रिया करता है तो एक तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जिंक धातु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये लेवल 2 में पूछा गया था, लेकिन लेवल 1 में भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करती हैं तो एक तो लवण बनाती है जो कि सोडियम जिंकेट बनता है। फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादातर यही जो आपको फैक्ट है वो ध्यान में रख लेना है कि अम्ल के साथ जब भी धातु क्रिया करती है तो एक तो लवण बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस बनेगा। और उदाहरण के फॉर्म में आपको ये वाला एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है, फिर से आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इतने फैक्ट को आप ज़रूर याद करिएगा और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक करके आप जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं उनको आप नोट करते जाएंगे। और जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, इनके आपको ध्यान में रखने हैं। अम्ल और क्षारक के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं और इनकी जो धातु के साथ अभिक्रिया होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। लवण कैसे बनता है ये भी आपको ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। और कौन सी गैस निकलती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन गैस, और वो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और 7th क्लास से जो ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसको आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि हमारा लेवल कक्षा 1 से 5 तक का पढ़ाने का होता है। तो हमको जो छोटी क्लासों में दिया गया चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके साथ ही अच्छे मार्क्स के लिए कि हमारा कोई मार्क्स कटे नहीं अगर हाई फाई सवाल भी पूछ ले, तो इसलिए हम 10th क्लास वाली NCERT बुक है उसमें से भी कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, साथ ही याद करेंगे और प्रैक्टिस के लिए अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।